Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट हेतु सामाजिक मॉडल पेपर नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें ये 30 प्रश्न आपको लेवल 2 के लिए है। ये ठीक है, ये जो 30 क्वेश्चन है मित्रों, ये 30 प्रश्न आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मिलने वाले हैं। साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छे शानदार क्वेश्चन देखिए, पूरे 30 के 30 प्रश्न। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आपके प्रथम क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? विकल्प है आपके सामने 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 40 सेंटीमीटर और चौथा है 80 सेंटीमीटर। तो मित्रों देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान जो है, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आपके कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? राइट आंसर है आपका तीसरा विकल्प 40 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों? 40 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। खेत में निराई का उद्देश्य होता है, जो निराई गुड़ाई की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है? बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, फसल को पानी देना, फसल से खरपतवार हटाना और एक फसल के साथ दूसरी फसल प्राप्त करना। तो मित्रों देखिए, निराई गुड़ाई का नाम आपने अच्छी तरह से सुन रखा होगा। इसका मतलब होता है फसल से खरपतवार को हटाना, मतलब कि जो फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से हटाया जाता है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न 3 पे आते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल क्यों चर्चित है? खनिज तेल की खोज के लिए, मरुस्थलीकरण वृद्धि से, कोयला व खाद्य तेल के लिए और आंधी तूफानों की अधिकता के कारण। तो साथियों देखिए, कुछ विकल्प तो अपने आप यहाँ हट जाते हैं, बाकी आपको सही आंसर देना है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, थार का मरुस्थल भी जिसको कहते हैं, वो खनिज तेल की खोज के लिए चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज तेल है उनकी जो खोद है वो खोदने से बहुत जगह खनिज तेल प्राप्त हुआ है, इसलिए ये चर्चित है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4 है आपका, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, वो कौन कौन से जिलों में है साथियों? जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर आगरा दिल्ली और जयपुर आगरा सवाई माधोपुर। तो जो पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जो है उनका संबंध कौन कौन से जिलों से है, आपको राइट आंसर देना है प्रश्न नंबर 4 में। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके जयपुर, आगरा और दिल्ली। ये जो 3 सिटियां हैं, इन 3 शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हड़प्पा संस्कृति जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? वहाँ के जो अभिलेख है वो किस वस्तु पर बनाए जाते थे? मुख्य रूप से शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर और ताम्रपत्रों पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा कि जो वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से जो मुहरें होती है उन मोहरों पर बने मिले हैं मित्रों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? 84 खंभों की जो छतरी है के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है आपको। जो 84 खंभों की जो छतरी है उसके बारे में देखिए, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था, या इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था और यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 में आपको सही आंसर देना है।
इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 6 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा असत्य कथन। देख रहे हैं आपको, तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर असत्य कथन है कि इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। तो साथियों, राव विष्णु सिंह का वो काल नहीं था, वो काल किसका था? राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा। इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 7वां क्वेश्चन क्या है आपके, देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, ये थोड़ा मिसप्रिंट है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो मित्रों बताइए राइट आंसर, घुड़ला त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? मित्रों घुड़ला त्योहार मनाया जाता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाते हैं घुड़ला त्योहार? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको बताना है बंदरगाह कौन सा है इनमें से। मित्रों प्रश्न नंबर 8 में आपका सही आंसर है जो लोथल नामक स्थान है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। वेद शब्द का सामान्य अर्थ है धर्म, समाज, ज्ञान और राजनीति। तो मित्रों वेद शब्द है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है ज्ञान से। किससे लिया जाता है? ज्ञान से लिया जाता है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 10 है आपके। निम्न में से दैनिक पाठ योजना के किस भाग का संबंध पूर्व ज्ञान से होता है? उद्देश्य निर्धारण, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और प्रस्तावना। देखिए पूर्व ज्ञान से संबंध यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? पूर्व ज्ञान का संबंध होता है आपके प्रस्तावना से, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं साथियों। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वें प्रश्न पे चलते हैं साथियों। मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है आपके, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में और 1946 ईस्वी में। तो साथियों बताइए राइट आंसर 11वें क्वेश्चन का। देखिए डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1944 में। कब हुई थी साथियों? 1944 में। विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे साथियों। 12वां प्रश्न क्या है? अधिकांश समाजों में नगरीकरण ने विस्तारित परिवार व्यवस्था के प्रभाव को प्रबल किया है, आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित किया है, परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है और सामूहिकतावाद को बढ़ावा दिया है। तो देखिए नगरीकरण का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्त करने के हिसाब से कहाँ जाते हैं? गाँव को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं और वहीं पर वो बस जाते हैं। तो साथियों अधिकांश समाजों में जो नगरीकरण है उसने क्या किया है? देखिए 12वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर है परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है। विकल्प नंबर 3 सही है। देखिए दूसरा तो गलत है, आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित क्यों किया है? वहाँ तो वो उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है, तो ये तो गलत है। सामूहिकतावाद को बढ़ावा दिया है, तो सामूहिकतावाद तो पहले से वहाँ होता है, इसलिए ये भी गलत है। विस्तारित परिवार व्यवस्था के प्रभाव को प्रबल किया है। विस्तारित परिवार व्यवस्था मतलब परिवार का जो विस्तार है उसको करने की विस्तार करने की जो व्यवस्था है उसके प्रभाव को प्रबल भी नहीं किया है। तो मित्रों विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 13वां क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश महावंश और CU की। तो साथियों राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 13 में। 13वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर है साथियों आपके जो इंडिका नामक जो ग्रंथ है
इसमें विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। मौर्यकालीन मृत भांडों को क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर भांड, लाल पर काले रंग के भांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड और चित्रित भांड। तो साथियों प्रश्न संख्या 14 में आपका सही आंसर है, कौन सा आंसर है एक बार आप बता दीजिए इसका। देखिए तीसरा विकल्प सही है। मौर्यकालीन जो मृत भांड है इनको उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न 15 देखेंगे मित्रों। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है? मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। देखिए 15वां क्वेश्चन आपका सही आंसर बताइए 15वें प्रश्न में। मित्रों देखिए कला एवं साहित्य की विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। किसको कहा गया है? गुप्त काल को। तीसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 में। बिल्कुल ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। भारतीय इतिहास कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। प्रश्न 16 देखेंगे साथियों। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह है। तो मित्रों 16वां क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? देखिए इसका राइट आंसर है जहांगीर, जो कि एक मुगल शासक था, उसका लेख उत्कीर्ण है। उसका लेख लिखा हुआ है किस पर? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है। ऐहोल अभिलेख के रचयिता थे कीर्ति सुधारकर, शीलभद्र, दिवाकर मित्र और रवि कीर्ति। तो साथियों 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए ऐहोल अभिलेख के रचयिता इनमें से कौन थे? मित्रों प्रश्न संख्या 17 में आपका सही आंसर है रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख के रचयिता थे। चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या जो 17 है उसमें। बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखनी है इन चीज़ों को। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन सा था? दंतीदुर्ग, वत्सराज, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय। तो मित्रों प्रश्न नंबर 18 में सही आंसर बताइए। 18वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर आता है साथियों प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक है वो था मिहिर भोज। कौन था साथियों? मिहिर भोज। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे। अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी और वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। देखिए प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर क्या है आपका? वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी। नहीं, वो निर्गुण नहीं बल्कि वो सगुण भक्त कवयित्री थी। कैसी थी? सगुण। वो अपने जो प्रियतम है मतलब जो उनके जो भगवान है वो कृष्ण को मानती थी और कृष्ण को ही अपना पति भी मानती थी साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपके मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया था? देखिए मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया था इसका कारण बताना है। औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह से जजिया की मांग करना, अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, राज सिंह ने दुर्गादास व अजीत सिंह को शरण दी थी, राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा विरुद्ध वीरानगढ़ राजकुमारी से विवाह करना और उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ इन सभी कारणों की वजह से दिया था। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अनुलोम विवाह कहलाता था उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा निम्न वर्ग की कन्या से विवाह, क्षत्रिय पुरुष है ये, क्षेत्रीय नहीं सॉरी, क्षत्रिय पुरुष द्वारा ब्राह्मण कन्या से विवाह, निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा उच्च वर्ग की कन्या से विवाह और ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर विवाह करना। तो मित्रों
अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताएं प्रश्न संख्या 21 में। देखिए साथियों, अनुलोम विवाह कहा जाता है उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करना, जबकि जो निम्न वर्ग का पुरुष है और उच्च वर्ग की कन्या है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। जीतल था एक अलाउद्दीन द्वारा चलाया गया सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया चमड़े का सिक्का, इब्राहिम लोदी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का और अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। तो साथियों जीतल इनमें से क्या था? 22वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। मित्रों, जीतल अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक ग्रंथि प्रणाली में नहीं था? पहला विकल्प है देशी रियासत की बाहरी युद्धों एवं आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासत से करना और देशी रियासत के विदेशी मामले में हस्तक्षेप ना करना। देखिए कौन सा प्रावधान जो सहायक संधि है, सॉरी ग्रंथि नहीं है, सहायक संधि प्रणाली क्या है? सहायक संधि प्रणाली। यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग है साथियों, यहाँ पर संधि होना चाहिए। सहायक संधि प्रणाली में कौन सा सम्मिलित नहीं था साथियों? 23 में सही आंसर आपका आता है साथियों देशी रियासत के विदेशी मामले में हस्तक्षेप ना करना, ये इसमें शामिल नहीं था सहायक संधि प्रणाली में। विकल्प नंबर 4 आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान नहीं था। देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना, देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, देशी रियासतों का आंतरिक शासन स्वयं वहां के शासक द्वारा संभालना और उक्त सभी। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में कौन सा प्रावधान नहीं था अधीनस्थ पार्थक्य के अंतर्गत? तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर है देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान नहीं था। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 25 है। 25वें क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक साथ नहीं दिख सकता, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं का सुमेल कीजिए। तो देखिए पहला है सूची है आपके सूची 1 में बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह आरा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और रानी गिडियाल्यू नागालैंड। तो साथियों देखिए 1857 की जो क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उनके नेताओं का आपको सुमेल करना है। अब पहला विकल्प क्या है आपका? ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 4। दूसरा विकल्प है आपका ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तीसरा विकल्प है आपका ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। और चौथा विकल्प है आपका ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो साथियों प्रश्न संख्या 25 में आपको सही आंसर देना है। देखिए प्रश्न संख्या 25 में जो आपका सही आंसर है साथियों वो रहेगा आपका दूसरा विकल्प। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी बिल्कुल, कुंवर सिंह आरा के थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और रानी गिडियालू नागालैंड। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल क्रम वाइज है साथियों, ये दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बताया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध, सैनिक विद्रोह है, सामंती विद्रोह है और कृषक विद्रोह है। तो साथियों प्रश्न संख्या 26 में सावरकर ने 1857 का जो विद्रोह है उसको बताया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 जो कि टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और उपरोक्त सभी।
तो साथियों देखिए, कहानी विधि में तो करके सीखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, व्याख्यान में भी सुनेंगे, लेकिन जो योजना विधि है वो स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए चौथा भी गलत है, ओनली तीसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा। मित्रों वैसे देखिए एसएसटी मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कि भाई इससे मदद मिल जाए, इस सब्जेक्ट से भी, इस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन में लाता हूँ, और जो क्वेश्चन है वो मैं बुक्स से ही, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास एसएसटी की भी, तो उनमें से ये क्वेश्चन मैं छांट कर लाता हूँ। आपके जो पुराने पैटर्न है, पुराने पेपर हैं, उनमें जिस प्रकार के प्रश्न हैं वैसे ही प्रश्न लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को आप बंद भी करवा सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए कि सर एसएसटी की टेस्ट सीरीज मत चलाओ आप, तो बिल्कुल मैं इसको बंद कर दूंगा। साथियों आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। बस यूँ है कि भाई एक तरह से आपको प्रॉफिट मिल जाए, निःशुल्क की चीज़ें हैं साथियों ये। प्रश्न 28 पे आते हैं। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? दृश्य श्रव्य और मुद्रित। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाचार पत्र, अब आप कहोगे दृश्य श्रव्य तो है नहीं, श्रव्य है नहीं, लेकिन दृश्य या मुद्रित। तो साथियों जब प्रिंटेड चीज़ें होती है तो वो मुद्रित के अंतर्गत आ जाएगी। फर्स्ट चॉइस आपकी मुद्रित रहेगी, हालांकि ये दृश्य भी है, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? मुद्रित, और सेकंड चॉइस क्या रहेगी? आपके दृश्य। प्रश्न 29 पे आते हैं साथियों। इनमें से कौन से प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, प्रोबिंग प्रश्न, अभिसारी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए कौन से प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं? जो प्रोबिंग प्रश्न है, जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, जो अभिसारी प्रश्न है, इनमें छात्र अपने खुद के विचार व्यक्त करता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनमें क्या होता है कि बिल्कुल एक निश्चित आपके पास ऑप्शन होता है, उनमें से आपको सही करना है। जैसे अभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हो तो आप खुद के विचार नहीं रख पाओगे, आपको इन चार में से एक को चुनना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपके आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 29 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 30 सामाजिक अध्ययन पर बल देता है। सॉरी ये प्रश्न भी थोड़ा मिसटाइप है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है, या किस शब्द छूट गया है? समन्वित ज्ञान पर, अभिकर्मित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर और विशिष्ट अध्ययन पर। देखिए सामाजिक में सिर्फ भूगोल तो होती ही नहीं है कि सिर्फ इस पे बल देगा, तो ये तो गलत है। विशिष्ट अध्ययन, अभिकर्मित अध्ययन और समन्वित ज्ञान, इन तीनों में से सबसे बेटर विकल्प है साथियों समन्वित ज्ञान। समन्वित मतलब सभी सब्जेक्टों का एक निश्चित, इसमें बहुत सारे विषय होते हैं साथियों, इसलिए आपका समन्वित ज्ञान पर यह बल देता है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे साथियों। जरूर बता कर जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और डाउट है किसी प्रश्न पर तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए, ताकि हम उसमें संशोधन कर सकें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।